हेलो दोस्तों, मैं हूँ रिंकू। आज हम पॉलिटी का पार्ट 3 स्टार्ट करने वाले हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द न्यू 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 टॉपिक, वी आर गोइंग बैक टू द प्रीवियस टॉपिक दैट वाज चार्टर एक्ट ऑफ 1793। इसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। चार्टर एक्ट ऑफ 1793 को, इसमें कौन था? पहले गवर्नर जनरल तुम्हारे थे जॉन सोर। कौन थे? जॉन सोर। और जो की प्रोविज़न था वो सब क्या क्या था? की प्रोविज़न जो था, लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो पावर था, वो ओवरराइडिंग पावर था कि जो उनका जो, अगर गवर्नर जनरल इन काउंसिल अगर कुछ भी डिसीजन लेंगे तो वो को उनका डिसीजन को ओवरराइड कर सकते थे। और उनके बाद जो आने वाले जितने भी गवर्नर, फ्यूचर गवर्नर जनरल आएंगे, तो उनका जो ओवरराइडिंग पावर को भी ग्रांट मिल गया था। इसमें हुआ, समझ में आया? और क्या हुआ था? जो पहले गवर्नर जनरल थे इसमें, तो उनका जो गवर्नर जनरल का जो पावर था, जो कंट्रोल था, उनको एनहेंस किया गया था, बढ़ा बढ़ा दिया गया था। कौन कौन सी प्रेसिडेंसी में? बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी में। इन दोनों में इनका तुम्हारा कंट्रोल, ओवरराइड, उनका कंट्रोल बढ़ा दिया गया था। हुआ। और ट्रेड मोनोपोली जो था, ट्रेड मोनोपोली मतलब जो ट्रेडिंग पास मिला था, जो ट्रेडिंग चार्ट मिला था इनको ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से। हुआ। जो मोनोपोली का जो ट्रेडिंग था उनका, समझ में आ रहा है? मोनोपोली का जो ट्रेडिंग मिला था उनको, वो एडिशनल 20 ईयर बढ़ा दिया गया था। इसमें एडिशनल 20 ईयर्स मोर बढ़ा दिया गया था। इसमें हुआ, एक्सटेंड कर दिया गया था इन इंडिया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? और तुम्हारा जो फाइनेंशियल का जो प्रोविज़न कुछ लाया गया था इसमें, फाइनेंशियल प्रोविज़न कुछ कुछ जो था, जैसे जैसे कि तुम्हारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो मेंबर थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो तुम्हारा पॉलिटिकल अफेयर्स का जो मैनेजमेंट कर रहे थे, उनकी मेंबर का जो पेमेंट होता था, जो स्टाफ लोगों का, वो कहाँ से आता था? वो तुम्हारा इंडियन रेवेन्यू से आता था। कहाँ से आता था? इंडियन रेवेन्यू से। बस इतना तुमको थोड़ा क्विक रिवीजन कर लेना है। अब हम चलते हैं तुम्हारा दूसरे एक्ट में, जो है तुम्हारा चार्टर एक्ट ऑफ 1813। कौन सा है तुम्हारा? चार्टर एक्ट ऑफ 1813 हुआ। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। हुआ क्योंकि जो तुम्हारा ब्रिटिश पार्लियामेंट था उस समय में, एक इम्पोर्टेंट, बहुत ही तुम्हारा एक सिग्निफिकेंट लेजिस्लेशन लेके आया था इसके इसके ऊपर, वो चार्टर एक्ट के ऊपर। क्यों? कि इस चार्टर एक्ट में भी तुम्हारा अनदर 20 ईयर्स का वो ट्रेडिंग तुम्हारा बढ़ा दिया गया था। हुआ, बढ़ा दिया गया था ट्रेडिंग को। समझ में आ रहा है? इट इज एन इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन। इट इज एन इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन brought by British Parliament to govern India। इंडिया को गवर्न करने के लिए एक इम्पोर्टेंट और तुम्हारा लेजिस्लेशन लाया गया। फर्स्ट, इट ऑल्सो एक्सटेंडेड कंपनी मोनोपोली ट्रेडिंग for 20 years, and another important thing is that it ended the monopoly trading. Sorry, it extended the company trading for 20 years and ended
द मोनोपोली ट्रेडिंग। समझ में आ रहा है? मोनोपोली ट्रेडिंग का वो एंड कर दिया गया था इसमें। एक्सेप्ट कौन कौन सी चीज को ले छोड़ के, बस तुम्हारा चाय जो तुम्हारा था, टी, ओपियम जो था तुम्हारा, समझ में आ रहा है? ओपियम और चाइना के साथ जो तुम्हारा ट्रेडिंग था वो सब छोड़ के बाकी तुम्हारा जितना भी मोनोपोली ट्रेडिंग था वो सब तुम्हारा एंड कर दिया गया इसमें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बाकी जो ब्रिटिश मर्चेंट थे इंडिया में हुआ, वो सब ओपनली तुम्हारा क्या कर सकते थे? ट्रेडिंग कर सकते थे इंडिया में। समझ में आ रहा है? हुआ तो इतना समझ में है कि बाकी तुम्हारा ब्रिटिश मर्चेंट भी इधर ट्रेडिंग कर सकते हैं, और कंपनी का जो मोनोपोली ट्रेडिंग था वो तुम्हारा एंड कर दिया गया इसमें। समझ में आ रहा है इतना? दूसरी बात यह है कि ब्रिटिश इंडिया में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो जितना भी टेरिटोरी था उसमें पहले जैसा था, ब्रिटिश क्राउन का जो सोवरेंटी इसमें उसमें था, हुआ कि अपना जो दबदबा बना रहता था वो वैसे ही रहा, जैसा पहले था वैसे ही था। समझ में आ रहा है? और जो कंपनी रूल का जो तुम्हारा रूलिंग था उसको थोड़ा और थोड़ा सुपरवाइजन में तुम्हारा बड़ा बड़ा एनहेंस कर दिया गया उसको। समझ में आ रहा है? हुआ। तीसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, तीसरी बात ये है कि तुम्हारे जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, कौन? क्रिश्चियन मिशनरीज, पहली बार इनको अलाउ किया गया इंडिया में। अलाउड, समझ में आ रहा है? उनको अलाउ किया गया इंडिया में, कोई उनका जो रिलीजियन है, उनका जो मिशनरीज एक्टिविटीज है वो सब प्रोपागेट कर सकते हैं इंडिया में। क्यों भाई? क्यों जरूरत था उनको? क्योंकि ये जो ब्रिटिशर्स थे ये लोग चाहते थे कि उनका भी जो तुम्हारा रिलीजियस है उनको थोड़ा वो बदलना चाहते थे। ये हम देखेंगे, दूसरे टॉपिक में देखेंगे क्रिश्चियन मिशनरी कैसे इंडिया का वो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म को बदला, कैसे एजुकेशन को रिफॉर्म किया। ये थोड़ा दूसरे टॉपिक में हम डिस्कशन करेंगे। अभी बस इतना याद रखो कि मतलब उनको अलाउ किया गया क्रिश्चियन मिशनरीज को कि अपना वो रिलीजियस, उनका जो मोरल्स जितना था वो वेस्टर्न कंट्रीज का वो सब अपने इंडिया में तुम्हारा प्रोपागेट कर सकते हैं। समझ में आया? फिर तुम्हारा चौथी बात यह है कि उनको जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो था उनका जो पार्लियामेंट था, उनको पार्लियामेंट जो था उनको 1 लाख का तुम्हारा क्या एनुअली पेमेंट मिलता था। किनको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। किस चीज के लिए? कि वो तुम्हारा वो पैसा खर्च करके तुम्हारा जो इंडियन एजुकेशन है, जो लिटरेचर है, साइंस है, उनको थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए। समझ में आ रहा है? वो जितना भी इंडियन तुम्हारा लिटरेचर है पहले जितना था, जो भी था, उनको थोड़ा रिवाइव करने के लिए, उनको इम्प्रूव करने के लिए वो पैसा भी एनुअली मिलता था। कितना मिलता था पेमेंट? 1 लाख का ईयरली। समझ में आ रहा है? किस चीज़ के लिए? एजुकेशन के लिए। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हुआ एजुकेशन के लिए, एजुकेशन रिफॉर्म लाया गया इधर। समझ में आ रहा है? एजुकेशन को पढ़ने के लिए, एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, प्रोपागेट करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। समझ में आ रहा है? इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर हुआ, साइंस हुआ। समझ में आ रहा है? प्रमोशन करने के लिए उनको फाइनेंशियल ग्रांट भी मिलता था। कहाँ से? ब्रिटिश पार्लियामेंट से। समझ में आ रहा है? इतना समझ में आया कि नहीं? तो इस चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में
तुम्हारा अगर हम देखेंगे कि थोड़ा समराइज अगर कर देंगे तो मेनली इसमें जो मेन मेन तुम्हारा जो पॉइंट निकल के आता है वो है तुम्हारा कि इट एंडेड द मोनोपोली ट्रेडिंग। मोनोपोली ट्रेडिंग तुम्हारा एंड कर दिया गया, किनका? ईस्ट इंडिया कंपनी का। दूसरी बात है, एंड करने से क्या हुआ कि दूसरे जो ब्रिटिश मर्चेंट थे इंडिया में उनको ट्रेड करने का मौका मिला। समझ में आया? तीसरी बात यह है कि क्रिश्चियन मिशनरी आए थे इधर। कौन? क्रिश्चियन मिशनरीज। कौन से एक्ट में? याद रखना हमेशा, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में क्रिश्चियन मिशनरीज इंडिया में अपने रिलीजियस एंड मोरल, अपने कंट्रीज का जो थे वो सब प्रोपागेट करने के लिए आए थे। वन काइंड अगर हम डिटेल्स में जाएंगे इनका, तो इनका वो जो मोटिव था ये था कि वो इंडिया का जो सोशल एंड रिलीजियस नेचर जितना भी था पहले, उनको वो थोड़ा कन्वर्ट करना चाहते थे। दैट मीन्स दे आर ट्राइंग टू कन्वर्ट द इंडियंस इनटू देयर क्रिश्चियनिटी, जो कि बाद में जो इंडियन लोगों को थोड़ा बहुत इस चीज को लेके उनके अंदर वो रेबेलियन टाइप का वो सोच आ गया था बाद में हुआ। ये तुम्हारा इग्नाइट कर दिया था उनके अंदर, क्या कि वन काइंड तुम्हारा सोशियो रिलीजियस मूवमेंट का शुरुआत हो गया था। एजुकेशन में भी वो ऐसा बदलाव लाना चाहते थे कि तुम्हारा अपने लैंग्वेज को, जो क्रिश्चियन जो अपने लैंग्वेज था उधर का, तो वो इंडियन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उनका वो बता रहे थे। समझ में आ रहा था कि ये लोग सोच रहे थे कि इनका वो जो मोटिव था क्रिश्चियन मिशनरीज का, ये था कि वो इंडियन लोगों को अपना जो रिलीजियस था, अपना जो मोरल्स था, अपने अपने देश का जो कल्चर था वो समझाना चाहते थे थ्रू एजुकेशन। सोच सकते हो तुम, हुआ एजुकेशन के थ्रू। वो तो अपना वो लिटरेचर जो उनका जो किताब भी तुम बोल सकते हो, वो सब कन्वर्ट करना शुरू कर दिए थे इंडिया में, इंडियन लैंग्वेज में, कि इंडियन लोग अपने पढ़े सोचे, अगर वो थोड़ा अगर वो चाहेंगे तो बदल सकते हैं, मतलब उनको कन्वर्ट करने के लिए। समझ में आ रहा है? तो उनको भी लेके वो उनके माइंड में ये आ गया था वन काइंड तुम्हारा एजुकेशन, बोलो कि वो एजुकेशन रेविजन टाइप का वो भी शुरू कर दिए हो, करने का वो शुरुआत हो गया था उस टाइम में। हुआ वो अलग बात है, बस इतना याद रख लो कि तुम क्रिश्चियन मिशनरीज आए थे इधर। समझ में आया? तो ओवरऑल हम देखेंगे कि इसमें जो मेन जो बदलाव हुआ है वो किन चीज में? एजुकेशन में बदलाव आया है, गवर्नेंस में रिफॉर्म आया है, ट्रेड में आया है, मिशनरीज एक्टिविटीज में आया है। तो जो इंडिया का जो इंडियन स्टेट जो है, इंडिया स्टेट जो है, वो कौन सी चीज में अब इन्वॉल्व हो रहा है? बदलाव में। कौन से बदलाव में? कि इट इन्वॉल्व्स इन एजुकेशन। समझ में आ रहा है? एजुकेशन में इन्वॉल्व हो रहा है अभी इंडिया। और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का जो कंट्रोल है, क्या ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का जो कंट्रोल है उसमें भी अभी इंडिया इन्वॉल्व होने जा रहा है। इट मीन्स अभी जो पहले तो इंडिया क्या था? कमर्शियल कमर्शियल एंटरप्राइजेस जो थे अभी बदल रहे हैं किस में? पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी में बदल रहे हैं। ये जो ट्रांजिशन हो रहा है अभी, ट्रांजिशन हो रहा है कहने, पहले तो कमर्शियल, अभी तो बात जो हो रही है अभी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है। इसमें वो कन्वर्ट होने लगे हैं। कौन? तुम्हारा जो इस एक्ट के थ्रू इंडियन के लोगों को पॉलिटिकली वो कैसे कंट्रोल करना चाहते थे, वो वही उसकी बात हो रही है अभी। समझ में आ रहा है? सो
इतना समझ में आया चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अब दूसरे एक्ट में चलते हैं। ये जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स याद रख लेना कि क्रिश्चियन मिशनरीज कब आए थे, जो फाइनेंशियल एजुकेशन का जो पेमेंट आता था 1 लाख का, वो कौन से एक्ट में आया था, मोनोपोली का जो एंड हुआ था, ट्रेडिंग मोनोपोली, कौन से एक्ट में आया था, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में आया था। ये सब थोड़ा याद करने के बाद आया था एग्जाम में। अब चलते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में। समझ में आया? कितने में? 1833 में। पहले जो एक्ट था कितना, 1813 का, लगभग तुम्हारा क्या 20 ईयर्स का गैप है, एक्सटेंड कर दिया गया था वो ट्रेडिंग का। समझ में आ रहा है कि नहीं? तुम्हारा एक्सटेंड कर दिया गया था 20 साल के ट्रेडिंग का। अब चलते हैं 20 साल के बाद की स्टोरी में। अब क्या हुआ था, जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 है, इसको कहा भी जाता है क्या, इट इज ऑल्सो नोन एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833। समझ में आ रहा है? 1833 कहा जाता है। सो ये एक्ट फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट क्यों पास किया था? इट इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन, important legislation passed by, it is also an important legislation passed by British Parliament। क्यों भाई, क्यों इतना important legislation है ये? क्योंकि अभी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट जो इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, पहले तो इंडिया में जो चल रहा था तुम्हारा कंपनी जो था पहले क्या था, कमर्शियल एंटिटी था। क्या था? कमर्शियल एंटिटी। अब ये बनने वाला है तुम्हारा प्योरली एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। समझ में आ रहा है? प्योरली एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। उसके जो पहले एक्ट में था वो तो शुरुआत था कि वो बदल रहे थे, दैट इज वन ट्रांजिशनल फेज में थे। कौन? तुम्हारा जो कमर्शियल एंटिटी में थे कमर्शियल बॉडी से तुम्हारा पॉलिटिकल बॉडी में वो ट्रांजिशन में थे। कौन सा एक्ट में? चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में। अभी ये जो लेजिस्लेशन पास हुआ है ये तुम्हारा प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी अगर ये प्योरली तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया है तो इस एक्ट में तुम्हारा कंपनी का तो मोनोपोली एंड हुआ। समझ में आ रहा है? इंक्लूडिंग दैट टी पास, मतलब जो टी तुम्हारा था, टी ट्रेड जो था चाइना के साथ, वो सब भी तुम्हारा एंड कर दिया गया। तो अब तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहीं का भी नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसका जो मोटिव चल रहा है अभी, तुम सोच सकते हो कि ये तुम्हारा जो कैंसल कर रहे हैं मोनोपोली ट्रेडिंग में, तो ये कमर्शियल के फील्ड में ये सब स्टॉपेज मार रहे हैं। देख रहे हो तुम, कमर्शियल में एंडिंग दे रहे हैं और मूविंग टुवर्ड्स द एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्म में ये बदल रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो इनका जो पार्लियामेंट है अभी, उनको जो पावर, जो गवर्नेंस का जो पावर मिला है वो 20 ईयर्स का मिला है फर्दर। बट इनका जो रोल होगा अभी वो नॉट एज ए कमर्शियल, नॉट एज ए ट्रेडर, बट एज ए व्हाट, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन,
एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में उनका क्या बढ़ेगा अभी, एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में उनका अभी रोल चलेगा। समझ में आ रहा है? तो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का अभी जो मोटिव है उनका दिमाग में, इस एक्ट में ये समझ में आ रहा है कि ये बिल्कुल ट्रेडिंग बंद कर दिए हैं और ये एडमिनिस्ट्रेशन के और मूव कर रहे हैं। ट्रेडिंग एंड, समझ में आ रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन तुम्हारा स्टार्ट हुआ कंप्लीटली। समझ में आ रहा है? तो अभी जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल थे, समझ में आ रहा है, बंगाल का जो गवर्नर जनरल थे कौन उस समय में, विलियम बेंटिंक, उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया दिया गया। समझ में आ रहा है? ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तुम्हारा जो बंगाल था इधर, इतने साल तक तुम्हारा बंगाल में तुम्हारा गवर्नर जनरल ऐसे चेंज होते आ रहे हैं। अभी इस एक्ट में जो 1833 में ये बदलाव आया कि तुम्हारा बंगाल में जो गवर्नर जनरल थे भाई, तुम अभी बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं, तुम्हारा पोजीशन को रिडिजाइन कर दिया गया है, तुमको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया दिया गया है। क्या? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया दिया गया है। इट मीन्स क्या? इट मीन्स ब्रिटिश इंडिया में जितने भी टेरिटोरी है, टोटल टेरिटोरी हुआ, अभी सेंट्रलाइज हो रहा है किनके हाथ में? गवर्नर जनरल के हाथ में। समझ में आ रहा है कि नहीं? जो सेंट्रलाइजिंग करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव को सेंट्रलाइजिंग करने के लिए जितने भी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है अक्रॉस ऑल द ब्रिटिश इंडियन टेरिटोरी, उनको सेंट्रलाइज कर रहे हैं अभी। सो ऐसे सच तुम्हारा गवर्नर जनरल कौन थे उस टाइम में बने थे? विलियम बेंटिंक, उनके हाथ में है अभी। पहले टोटल इंडियन टेरिटोरी जितना था तुम्हारा ब्रिटिश पोजेस्ट, टोटल का एडमिनिस्ट्रेटिव था, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी उनके हाथ में है। समझ में आ रहा है? एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी उनके हाथ में है, तुम्हारा लेजिस्लेटिव अथॉरिटी उनके हाथ में है। तो सोच रहे हो कितना पावरफुल वो बनने की कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे अभी। सो अगर तुम्हारा बॉम्बे का वो जो बंगाल का अगर गवर्नर जनरल को अगर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, तो उनके अंडर जो दो सबॉर्डिनेट थे कौन? ये तुम्हारा बंगाल रहा, उनके अंदर बॉम्बे और मद्रास थे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर ये तुम्हारा बदल गया है तो इनका भी तुम्हारा क्या, वो लेजिस्लेटिव जितना भी पावर था, समझ में आ रहा है, इन दोनों का वो तुम्हारा लस्ट हो गया। इनका लेजिस्लेटिव अथॉरिटी वो लस्ट हो गया है। हुआ? तो जितना भी तुम्हारा लेजिस्लेटिव अथॉरिटी था वो बस रहेगा किनका? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का रहेगा। जितना भी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है, जितना भी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है वो बस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का ही रहेगा। समझ में आ रहा है इतना? तो और एक चीज इसमें आया था कि जो डिस्क्रिमिनेशन था तुम्हारा, डिस्क्रिमिनेशन किस चीज में? डिस्क्रिमिनेशन जो था
इंडियन गवर्नमेंट सर्विस में, कौन से सर्विस में डिस्क्रिमिनेशन जो था इंडियन गवर्नमेंट सर्विस में, ऑन बेसिस ऑफ तुम्हारा क्या, रिलीजियन, रेस, बर्थ प्लेस, समझ में आया, उनको तुम्हारा क्या प्रोहिबिट कर दिया गया, प्रोहिबिशन लगाया दिया गया, जितना भी तुम्हारा डिस्क्रिमिनेशन था। और मेरिट बेस्ड लिस्ट में तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था लोगों को, मेरिट बेस्ड, जो मेरिट होगा उनको सर्विस मिलेगा, ऐसे है। तो और एक चीज आया था इसमें, इस एक्ट में, लॉ बनाने का, जो इंडियन लॉ कमीशन था, एक इंडियन लॉ कमीशन, इंडियन लॉ कमीशन का एक एस्टैब्लिशमेंट हुआ था इसमें। क्या, इंडियन लॉ कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, इंडियन लॉ कमीशन, इंडियन लॉ कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। और उसका वो चेयरमैन जो थे, कौन चेयर कर रहे थे उसको, लॉर्ड मैक्वेली, लॉर्ड मैक्वेली, मैक्वेली उनको चेयर कर रहे थे। जितने भी इंडियन लॉज थे उनको कोडिफाई करना, मॉडिफाई करना, जितना भी चीज़ था इंडियन लॉ कमीशन का, वो लॉर्ड मैक्वेली कर रहे थे। समझ में आ रहा है? तो ओवरऑल अगर देखेंगे तो इस एक्ट में क्या आया, इस एक्ट में तुम्हारा क्राउन 1833 चार्टर एक्ट में अगर ग्लिम्स लेंगे तो हम ये देखने को मिलेगा कि ये थोड़ा कमर्शियल से क्या बन रहे हैं, पॉलिटिकल एंटिटी कॉम्प्लीटली कन्वर्ट हो रहे हैं, ट्रेडिंग मोनोपोली एंड विथ चाइना ऑल्सो, ओके, ये भी तुम्हारा एंड कर दिया गया और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए सिर्फ रखा गया है उनको। तुम्हारा जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, विलियम बेंटिंग थे वो। जितने भी अथॉरिटीज़ था, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी रहा, जितना भी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी रहा उनको वो सब अथॉरिटी किनके हाथ में आया, तुम्हारा विलियम बेंटिंग के हाथ में। और ब्रिटिश टेरिटरी जितना भी था, एक्वायर था, वो सब का भी डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये कर रहे थे। समझ में आ रहा है? और जो तुम्हारा बॉम्बे और मद्रास का जो प्रेसिडेंसी का जो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी था वो भी लॉस्ट हो गया। और जैसे तुम्हारा गवर्नर जनरल का पहले अथॉरिटी था वो वैसे ही रहा, रिटर्न वैसे ही रहा तुम्हारा। और तुम्हारा दूसरी बात, डिस्क्रिमिनेशन इन द फील्ड ऑफ तुम्हारा क्या, इंडियन गवर्नमेंट जितने भी तुम्हारा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था इन द बेसिस ऑफ सर्विस हुआ, इंडियन गवर्नमेंट सर्विस में तुम्हारा रिलीजियस में हुआ, बर्थ में हुआ, समझ में आ रहा है, बर्थ में हुआ, बर्थ प्लेस में हुआ, वो सब रेस में हुआ, वो सब तुम्हारा प्रोहिबिशन का लगा दिया गया। और क्या कहा गया है कि मेरिट बेस्ड लिस्ट में तुम्हारा सिलेक्शन होगा। और उसमें और एक इम्पोर्टेंट चीज जो तुमको याद रखना है, वो इंडियन लॉ कमीशन कौन से एक्ट में आया था, वो तुम्हारा 1813 में आया था। और उनका जो चेयरमैन थे वो थे लॉर्ड मैक्वेली, उनको वो लॉ कोडिफाई करने के लिए रखा गया था। समझ में आ रहा है? तो इसका जो मेन मोटिव ये रहा कि ये सेंट्रलाइज कर लिया क्या, एडमिनिस्ट्रेशन को, लेजिस्लेटिव को, और अपना ब्रिटिश एम्पायर को इंडिया में वो एक्सपांड कर रहे थे अभी, मॉडर्न ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में जैसे तुम्हारा चल रहा था उस समय में। सो
तो ये तो तुम्हारा डायरेक्ट कंट्रोल आने का, वो हाथ में लेने का वो इरादा यही था ब्रिटिश क्राउन का वो डायरेक्ट कंट्रोल तुम्हारा लाने का। समझ में आ रहा है? तो अगर ब्रिटिश क्राउन डायरेक्ट कंट्रोल अगर लेना चाह रहा है तो ईस्ट इंडिया कंपनी का वो तो कुछ भी जरूरत नहीं रहे पड़ेगा इन फ्यूचर। वो भी डिसोल्यूशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? वो 1857 की रिवोल्ट के बाद होता है जब ब्रिटिश राज चलता है उधर। समझ में आ रहा है? वो भी देखेंगे। इतना समझ में आया 1833 का क्या क्या हुआ, बेंटिक को क्या बनाया गया, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया दिया गया, लेजिस्लेटिव लॉर्ड मैक्विल को इंडियन लॉ कमीशन एस्टाब्लिश कर किया गया, वो सब समझ में आया इतना। इंडियन लॉ कमीशन कब एस्टाब्लिश किया गया? 1834 में, जस्ट तुम्हारा एक साल बाद, याद रख लेना। जैसे तुम्हारा रेगुलेटिंग एक्ट का जो 1773 था, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट जो कलकत्ता में एक साल बाद तुम्हारा हुआ ना 1774 में एस्टाब्लिश, वैसे इंडियन लॉ कमीशन जो था तुम्हारा वो एक साल बाद तुम्हारा चार्टर एक्ट, ये कौन सा है? 1833। अगर ये 1833 है तुम्हारा, तो उसका एक साल बाद 1834 में क्या हुआ था? लॉ कमीशन एस्टाब्लिश हुआ था। समझ में आ रहा है? समझ में आया कि नहीं इतना? ठीक है, फिर आज आज बस ये दोनों चार्टर एक्ट अच्छे से देख लिए हमने। फिर दूसरे दिन पढ़ेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1853, और उसके बाद जो आएगा तुम्हारा जो 1857 वाला रिवोल्ट को देखेंगे, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब से सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन सब क्या क्या होगा वो सब देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना। जो जो समझ में नहीं आया तो वो बता देना, फिर और एक बार वीडियो देख के समझ लेना, पढ़ लेना अपने। ठीक है, अपना ख्याल रखना, ध्यान रखना, अच्छे से रहना। ठीक है, रखते हैं।